स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। मतलब जो लाइट रेज हैं वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं, कर्व में ट्रेवल नहीं करते। लाइट जब किसी सरफेस पर गिरती है तो लाइट या तो एब्जॉर्ब हो जाती है, या ट्रांसमिट होती है, या रिफ्लेक्ट होती है। अगर वो एब्जॉर्ब हो जाती है तो बात खत्म हो गई। अगर वो रिफ्लेक्ट होती है तो रिफ्लेक्ट का मतलब है इट कम्स बैक, ये वापस आती है, तो उसे कहते हैं रिफ्लेक्शन। उसे कहते हैं रिफ्लेक्शन, जिसमें लाइट वापस आ जाती है। मगर कभी कभी लाइट ट्रांसमिट हो जाती है, मतलब उसमें से पास हो जाती है। अगर लाइट पास होती है तो उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब हम आज की क्लास में रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में दो सेक्शन हैं, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। सबसे पहले हम रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, रिफ्लेक्शन का मतलब हुआ कि लाइट रेस जब किसी सरफेस पर गिरती हैं तो वापस आ जाती हैं, उसी को रिफ्लेक्ट बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, ऐसी कौन सी सरफेस है जिसके ऊपर लाइट जब गिरती है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है? मिरर एक ऐसी ही सरफेस है। मिरर, मिरर जितनी भी हार्ड सरफेसेस होती हैं उन सब से लाइट रिफ्लेक्ट भी होती है, एब्जॉर्ब भी हो सकती है, थोड़ी एब्जॉर्ब भी हो जाती है। मगर याद रखना, ब्लैक कलर में लाइट सारी की सारी एब्जॉर्ब हो जाती है। किसी ब्लैक सरफेस के ऊपर जब लाइट गिरती है ना तो वो एब्जॉर्ब हो जाती है, वो वापस लौट के नहीं आती। मगर जब किसी सिल्वर सरफेस पर लाइट गिरती है तो मैक्सिमम लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, मैक्सिमम लाइट रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, अच्छा, तो मिरर कुछ ऐसी ही सरफेसेस हैं जिनके ऊपर लाइट जब गिरती है तो लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है, मतलब लाइट रेस कम्स बैक, वापस आ जाती हैं, टकराने के बाद वापस आ जाती हैं। जब लाइट रेस टकराने के बाद वापस आती हैं तो कैसे आती हैं, यह है हमारा पूरा सेक्शन आज का। मिरर के ऊपर लाइट रेस गिरेंगी तो क्या होगा, वही हमने स्टडी करना है आज की क्लास में। मिरर दो तरह के होते हैं, एक होते हैं प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, और एक होते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं कॉनकेव मिरर और एक होते हैं कॉन्वेक्स मिरर।
ठीक है। अच्छा, तो प्लेन मिरर, प्लेन मिरर तो सिर्फ सिंगल एक सरफेस हो गई, जैसे एक ग्लास। ये आपने ग्लास लिया, ये ग्लास है, कांच का टुकड़ा। आपने इसको एक तरफ से सिल्वर पेंट कर दिया, सिल्वर पेंट कर दिया, पूरा सिल्वर पेंट कर दिया। अब आप इसमें अपने आप को देखोगे तो आपको अपना फेस दिखाई देगा, क्योंकि अब लाइट रेज रिफ्लेक्ट हो रही हैं। आपको पता है अब किसी चीज को कब देख पाते हो? जब, जैसे आपने एक चेयर देखी, आप चेयर देख पा रहे हो। पता है क्यों देख पा रहे हो? क्योंकि लाइट रेज चेयर के ऊपर गिर रही हैं और चेयर के ऊपर गिर के आपकी आंखों में आ रही हैं, तो आप इसलिए उसे देख पा रहे हो। अगर आप चेयर और अपने बीच में लाइट जल रही है, चेयर और अपने बीच में एक कोई भी क्लॉथ रख दो, कपड़ा रख दो, पेपर रख दो, तो आप चेयर नहीं देख पाओगे। लाइट है मगर तब भी नहीं देख पाओगे। क्यों? क्योंकि लाइट रे चेयर से टकरा के आपकी आंखों तक नहीं आ पा रही, क्योंकि बीच में वो कपड़ा आ गया है। इसका मतलब ये बात हो गई कि आप कोई भी चीज जब देख पाते हो जब लाइट रेस उससे टकराती हैं और आपके पास आती हैं। अभी आप सुनते जाओ, अभी आप सुनते जाओ। ठीक है, देखो, अगर आप ग्लास को पेंट नहीं करोगे, ठीक है, अगर आप ग्लास को पेंट नहीं करते, जैसे ये ग्लास है, आपने इसको पेंट नहीं किया, तो आपको क्या दिखाई देगा? इसके आर पार जो इसके बैक साइड में होगा वो सब दिखाई देगा। आपको अपना फेस दिखाई नहीं देगा, क्योंकि लाइट रे इसके ऊपर गिर तो रही है, तभी तो आपको अपना तभी तो आपको ग्लास दिखाई दे रहा है। मगर लाइट रे आपको अपना फेस तब दिखाई देगा जब यहां से लाइट रे गिरेंगी, टकराएंगी और आपके फेस पे आएंगी। वो आपके फेस पे आ ही नहीं रही, वो तो आगे जा रही है। तो वो आगे ना जाए, टकरा के आपके फेस पे आए, उसके लिए आप इसको पेंट कर देते हो। ठीक है, आपने इसको पेंट कर दिया। और जो पेंट करते हैं वो ग्रे कलर से करते हैं, क्योंकि ग्रे कलर मैक्सिमम लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है। अच्छा, प्लेन मिरर के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। मुझे आज बात करनी है कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। फिर प्लेन मिरर के बारे में कब बात करेंगे? इनकी बात करने के बाद। ठीक है। अच्छा, अब प्लेन मिरर में एक बात तो सबको पता है, सभी को एक बात मालूम है कि मिरर में जब हम अपने आप को देखते हैं तो हमें अपनी पिक्चर वहां दिखाई देती है, एज इट इज, बिल्कुल सेम एज इट इज दिखाई देती है। अगर आप मिरर के सामने एक पेन रखते हो तो आपको पूरा का पूरा पेन वैसा ही दिखाई देता है। ठीक है। प्लेन मिरर में जो इमेजेस बनती हैं वो बिल्कुल एज इट इज बनती हैं, सेम साइज की बनती हैं। जितने साइज की दिखाओगे उतने साइज की दिखाई देगी। मगर कॉनकेव मिरर में ऐसा नहीं होता, कॉन्वेक्स मिरर में ऐसा नहीं होता। इसीलिए आज हम इसी को पढ़ रहे हैं सबसे पहले। इसको पढ़ने के लिए सिर्फ 15-20 मिनट चाहिए, मगर इनको पढ़ने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। इसलिए मैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर की बात करूंगा आज। ठीक है, हमने क्लास में यही शुरू किया है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। अब
कॉनकेव मिरर की बात करते हैं। कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर में, इन दोनों मिरर्स में जब हम सामने कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं, जैसे मैंने एक पेन रख दिया कॉनकेव मिरर के सामने, मैं अब कॉनकेव मिरर की बात पहले करूंगा, फिर कॉन्वेक्स मिरर की बात करूंगा, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों में से कोई भी मिरर हो, इनके सामने जब ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो वो एज इट इज दिखाई नहीं देता, या वो सीधा दिखाई देगा, या वो उल्टा दिखाई देगा, या वो बहुत छोटा दिखाई देगा, या वो बहुत बड़ा दिखाई देगा। ऐसा क्यों होता है, यही पढ़ना है हमने। कब ऑब्जेक्ट कहां रखा जाए कि वो उल्टा दिखाई दे, कहां रखा जाए कि वो सीधा दिखाई दे, कहां रखा जाए कि वो छोटा दिखाई दे, कहां रखा जाए कि वो सेम साइज का दिखाई दे, कहां रखा जाए कि वो बड़ा दिखाई दे, ठीक है। ये सब हमने सीखना है इस चैप्टर में। बहुत इंपॉर्टेंट बात सीख रहे हो आप, ठीक है। आज ही साथ साथ मेरे प्रैक्टिस कर लो इसकी। देखो, अब मैं एक हॉलो स्फेरिकल बॉल ले रहा हूं। ये हॉलो स्फेरिकल बॉल है, कांच की एक बॉल, स्फेयर की फॉर्म में। आपने बॉल्स देखी है ना, जो बॉल्स आप देखते हो, ये कांच की बॉल है, ग्लास की बॉल है, जिसके आर पार सब दिखाई दे रहा है। अब मैंने इसको यहां से कट किया और इसको यहां से भी कट किया। कट करके ये वाला पोर्शन मैंने फेंक दिया और मैंने दो पोर्शन ले लिए। एक ये ले लिया और एक ये ले लिया। ये दो मैंने ले लिए, ठीक है। समझ गए ना मेरी बात। अब ये है हमारे पास स्फेरिकल ग्लास। इसे मिरर नहीं बोलूंगा, क्योंकि मिरर तो मैं इसको बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा? पेंट करके बनाऊंगा, ठीक है। इसे मैं पेंट करके बनाऊंगा। अगर मैं इस कर्व सरफेस को बाहर की तरफ पेंट कर दूं, देखो इसको मैं बाहर की तरफ पेंट कर रहा हूं और इसको मैं अंदर की तरफ पेंट कर रहा हूं, ठीक है। तो जब हम बाहर की तरफ पेंट करते हैं तो उसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर। जब हम अंदर की तरफ पेंट करते हैं उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर। ये दो तरह के मिरर हमने पढ़ने हैं। ये है हमारा हाफ चैप्टर, ठीक है। अब अब ये जो आपने ये स्फेरिकल, अब ये मिरर बन गए हैं क्योंकि आपने इनको एक साइड से सिल्वर पेंट कर दिया है, इसलिए ये मिरर बन गए हैं, ठीक है। ये मिरर कौन से स्फेरिकल बॉल का पार्ट है? ये रहा वो स्फीयर, ये इसका पार्ट है, इसका पार्ट है। इसी से काटा था आपने। जब आपने इसको काटा था, जब आपने इसको काटा था, वो स्फीयर ये था ना, ये वाला, इसका कोई सेंटर तो होगा ना। जैसे आप कंपास से एक सर्कल ड्रॉ करते हो तो उसका सेंटर तो आपके पास होता ही है ना, जहां आप कंपास रखते हो। हाँ, जब भी आप कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर बनाएंगे तो आप सेंटर जरूर दिखाएंगे। तो जिस स्फीयर का ये पार्ट है उसको दिखाना बहुत जरूरी है, सेंटर दिखाना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये है हमारा कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर विद सेंटर।
ये सेंटर जो होता है इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलो अब हम एक कॉनकेव मिरर ड्रॉ करते हैं और आगे इसके बारे में पढ़ते हैं। कॉन्वेक्स मिरर अभी उसकी बात नहीं करेंगे, उसको छोड़ेंगे। इसके दो सेक्शन हैं, दो पार्ट। अभी हम आज की क्लास में ये पार्ट पढ़ेंगे। दो क्लास में यही चलेगा, कॉनकेव मिरर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है। जब भी कभी हमें कॉनकेव मिरर बनाना हो, जब भी कभी हमें कॉनकेव मिरर बनाना हो तो देखो, ये आप बनाएंगे कॉनकेव मिरर ऐसे, और एक कर्व। और आपने ये जो कर्व बनानी है ऐसे ही पेन से नहीं बनानी, आपने ये जो कर्व बनानी है कंपास यूज करके बनानी है। जब आप कंपास यूज करोगे तो आपके पास सेंटर भी होगा, तो सेंटर जरूर दिखाना है और उसे लिखना है सी। ठीक है। अच्छा, अब इसको पहले मैं पेंट कर दूं। पेंट करना है सबसे पहले इसको। ठीक है। अच्छा, अब कभी भी आपको कॉनकेव मिरर बनाना है तो ये कोई कंप्लीट काम नहीं हुआ। अभी आपको एक, ये जो आपने प्लेन ये कॉनकेव मिरर बनाया है, ये कॉनकेव मिरर का मिड पॉइंट लो। मिड पॉइंट ये होगा इसका मिड पॉइंट। मिड पॉइंट को आप पी कहो, जिसे कहते हैं पोल। ठीक है। इसका मिड पॉइंट आपने लेना है, जिसे कहते हैं पोल। और एक लाइन अगर हम ड्रॉ करें, एक लाइन अगर हम ड्रॉ करें जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी और आगे जाके पोल से पास होगी, इस लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। इस लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो अब मैं यहां लिखता हूं, इसे हम कहते हैं पोल। ये क्वेश्चन पेपर में आता है कि एक कॉनकेव मिरर बनाओ, उसमें प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल दिखाओ। तो दिस इज द डायग्राम जिसमें ये है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस वो लाइन होती है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से और मिरर के मिड पॉइंट पोल से पास होती है। ठीक है। यही एक लाइन हो सकती है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी पास हो रही है और पोल से भी पास हो रही है। इसे बोलते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस। और सी को बोलते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है। सी और पी के बीच में एक पॉइंट होता है। एक चीज और रह गई, सी और बी पी के बीच में मिड पॉइंट, इसका भी मिड पॉइंट। अच्छा, पी आपने क्या बोला अभी? पी बोला कॉनकेव मिरर का मिड पॉइंट। ठीक है। अब सी और पी का मिड पॉइंट भी एक होगा, यहां ले लेते हैं। ये होगा सी और पी का मिड पॉइंट, जिसे हम बोलते हैं फोकस, प्रिंसिपल फोकस। ठीक है। इसे बोलते हैं हम फोकस, सिंपली फोकस। प्रिंसिपल फोकस भी बोलते हैं और फोकस भी कह सकते हैं। ठीक है। तो ये है हमारा फोकस। ये है हमारा कंप्लीट डायग्राम एक मिरर का। ठीक है। सबको लग गया पता कि एक मिरर का, अगर आपको एक कॉनकेव मिरर बनाना हो तो आप क्या करेंगे?
अब मैं जल्दी से एक बार और शॉर्ट में बना के आपको दिखा देता हूं। देखो, एक कॉनकेव मिरर अगर आपने बनाना है तो मैं फिर बोलूंगा, ये जो आप आर्क लगाते हो ये आपको अपनी मर्जी से नहीं लगानी, कंपास लेनी है और कंपास से ही आर्क लगानी है। इसे लेना है सी और इसका मिड पॉइंट लेना है पी। एक लेनी है आपने लाइन और जो कि पास हो रही है सेंटर से और पोल से, और बीच में बिल्कुल मिडल में लेना है आपने एफ। इसे बोलते हैं एफ, प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, तो ये है हमारा कंप्लीट कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर डन। तो ये आपको कॉनकेव मिरर बनाना आ गया। आप सबको प्लेन मिरर बनाना आता है। आपको पता है प्लेन मिरर कैसे बनाते हैं? देखो, प्लेन मिरर ऐसे बनाते हैं, ये स्ट्रेट लाइन लेते हैं और फिर इसके पीछे पेंट कर देते हैं, ये बन जाता है प्लेन मिरर। बस यही है प्लेन मिरर और कुछ नहीं। मगर कॉनकेव मिरर ऐसा नहीं होता, उसमें देखा आपने कितना कुछ है जो आपको दिखाना पड़ता है। तो हमने एक क्वेश्चन पूरा किया कि ड्रॉ अ कॉनकेव मिरर एंड शो प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल और फोकस। तो हमने दिखा दिया। ठीक है, अच्छा, अब करना क्या है इसमें हमने, देखो, प्लेन मिरर। अब ये मिरर्स में हमने क्या करना है, हमने ये देखना है जब लाइट मिरर से टकराती है और वापस लौट के आती है तो हमें हमारा फेस कैसे दिखाई देता है, वो हमें देखना है। अगर देखो, अगर आप ये देखा गया है, मैं आपको पहले ही बता देता हूं, पूरी स्टोरी आपको पहले ही बताता हूं। ये एक्सपेरिमेंट्स हैं जो हमने पहले कर रखे हैं कि अगर हम कॉनकेव मिरर के सामने अगर हम कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं, जैसे मैंने कॉनकेव मिरर के सामने अपना एक पेन रख दिया, अब आप देखोगे कि वो पेन आपको बहुत छोटा दिखाई देगा, कभी कभी वो बहुत बड़ा दिखाई देगा, कभी कभी वो उल्टा दिखाई देगा, कभी कभी वो सीधा दिखाई देगा। ये आप देखोगे, ऐसा होता है। मगर ऐसा कैसे होगा, कब होगा? अच्छा, जब आप कॉनकेव मिरर के सामने कोई चीज रखोगे, ठीक है, जैसे जैसे हम कॉमनली अपने मिरर के सामने खड़े हो जाते हैं। हम खड़े कहाँ होते हैं? ग्राउंड पे। वो हमारा एक ग्राउंड है जहां हम खड़े होके अपने आप को देखते हैं। मगर जो भी ऑब्जेक्ट हम कॉनकेव मिरर के सामने रखेंगे वो कहाँ रखेंगे, इसका ग्राउंड कौन सा होगा? इसका ग्राउंड होगा ये प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस ये ग्राउंड है जिस पर हमें ऑब्जेक्ट रखना होगा, जिस पर हम कोई भी चीज रखेंगे और देखेंगे कि वो हमें इस कॉनकेव मिरर में से छोटी दिखाई देती है, बड़ी दिखाई देती है, बहुत बड़ी दिखाई देती है, बहुत छोटी दिखाई देती है, सीधी दिखाई देती है या उल्टी दिखाई देती है। ये हमें देखना है, वो हमें कैसे दिखाई देती है, ये कैसे होगा। अब आप भी सोच रहे होंगे ये कैसे होगा। देखो ये कैसे होता है, ये है हमारे पास, ये है हमारे पास कॉनकेव मिरर, ये है कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर के सामने हम कुछ रखेंगे, कहाँ रखेंगे? देखो कितनी सारी जगह पड़ी है, आप यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, एक कोई भी चीज यहाँ रख दो, 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 बस सी से पहले पहले रखो कहीं पर भी। और उसे पता है क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी, भाई सी के पीछे कहीं भी रखो, ये एक जगह हो गई, ये एक जगह हो गई। जब सी के पीछे कहीं भी रखोगे तो आपको अपने एक जैसी इमेज दिखाई देगी।
ये नहीं कि सब जगह अलग अलग दिखाई देगी, किसी एक जगह दिखाई देगी। तो एक तरीका हो गया कि आप सी के पीछे रख सकते हो, एक बात आप सी के पीछे रख सकते हो, ठीक है। पहली बात आप कहाँ रख सकते हो, सी के पीछे, ठीक है। दूसरी बात आप सी के ऊपर रख सकते हो ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट पता है कैसे दिखाते हैं ऑब्जेक्ट को, जैसे पेन दिखाना है हमने तो पेन थोड़ी बनाएंगे, नहीं। अगर हमने अपने आप को ही दिखाना है, हमने किसी कैंडल को दिखाना है, हमने एक कॉपी दिखानी है, तो पता है कैसे दिखाते हैं, ऐसे एक एरो, एरो इसे कहते हैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। बड़े ऑब्जेक्ट को दिखाने के लिए एक एरो से शो करते हैं। तो आप ऑब्जेक्ट कहां कहां रख सकते हो, एक तो सी के पीछे रख सकते हो, एक दूसरा आप सी पे रख सकते हो, बियॉन्ड सी, और फिर एट सी, आप सी पे रख सकते हो। और फिर तीसरा तीसरा और कहां रख सकते हो, और रख सकते हो सी और एफ के बीच में, ये जितनी जगह है इस जगह में कहीं पर भी रख सकते हैं, ये सारी जगह में कहीं पर भी। और वो क्या माना जाएगा, वो माना जाएगा बिटवीन सी, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ माना जाएगा। और कहां रख सकते हो, और कहां रख सकते हैं, एफ पे रख सकते हैं, एफ पे रख सकते हैं, और एफ पे रख सकते हैं। और फोर्थ और कहां रख सकते हैं, एट एफ, एट एफ, एट एफ रख सकते हैं, ठीक है। और कहां रख सकते हैं, पी और एफ के बीच में रख सकते हैं, पी और एफ के बीच में रख सकते हैं। तो पांचवी बात हो गई, पी और एफ के बीच में रख सकते हैं, बिटवीन बिटवीन पी एंड एफ, पी और एफ के बीच में रख सकते हैं। ये रही 5 पोजीशन आपके पास जहां आप ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। एक पोजीशन और होती है कि आपने ऑब्जेक्ट रखा इस मिरर के सामने, मगर बहुत दूर रखा, जो कि नजर भी नहीं आ रहा, जो नजर भी नहीं आ रहा, बहुत दूर रखा है मगर हमें नजर नहीं आ रहा, उसे बोलते हैं एट इंफिनिटी, उसे बोलते हैं एट इंफिनिटी। अब मैं आपको बता दूं इंफिनिटी, अब मैं आपको बता दूं इनमें से ये 6 जगह है जहां ऑब्जेक्ट रखा जा सकता है। यही क्वेश्चन है हमारे कोर्स में, यही है हमारा चैप्टर भरा हुआ। कभी कॉनकेव मिरर की जगह पे कॉन्वेक्स मिरर आ जाएगा, कभी इसकी जगह पे कॉनकेव लेंस आ जाएगा, कभी इसकी जगह पे कॉन्वेक्स लेंस आ जाएगा। बस यही होगा हमारा चैप्टर, यही चैप्टर क्लोज हो जाएगा। मगर आज पूरे मन से हम पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर को लेके, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर, एक भी मिरर अच्छी तरह से आपको समझ आ गया तो बाकी सारे के सारे बिल्कुल ऐसे ही हैं। यस, हाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर मैंने बताया, अगर मैंने अभी बताया, बच्चों के मैसेज आया हुआ है मैं बता देता हूं। अगर मैंने ये एक स्फीयर लिया, ये मैंने एक स्फीयर लिया, मैंने इसे यहां से काटा, मैंने इसे यहां से काटा, और फिर ये वाला पोर्शन मैंने फेंक दिया, बाकी के 2 पोर्शन ले लिए, मगर स्फीयर का एक सेंटर था। स्फीयर का जो सेंटर होता है वही सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है, ठीक है। उसी को कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो यस, तो देखो, लास्ट लास्ट की बात करता हूं। किसी बच्चे ने कहा है कि लास्ट की बात एक बार फिर से बता दो। देखो देखो, अभी अभी हमारे पास एक लैंडमार्क है। लैंडमार्क क्या है, लैंडमार्क है सी, सी जो कि फिक्स है। हमारे पास है एफ जो कि फिक्स है, ठीक है। अच्छा, अब हमने कहना है
ऑब्जेक्ट कहाँ हो सकता है? ऑब्जेक्ट एक यहां हो सकता है, यहीं पे रख सकते हो। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हमारा ग्राउंड है, ये ग्राउंड है हमारा। इसके ऊपर आपने रखने हैं ऑब्जेक्ट। एक आप यहां रख सकते हो, इसको कहते हैं हम बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी। फिर आप एक सी पे रख सकते हो ऑब्जेक्ट। क्योंकि क्यों कर रहा हूं ऐसा, क्यों कर रहा हूं ऐसा? ऐसा देखा गया है, अगर सी के पीछे हम कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज एक जैसी बनती है, मगर जैसे ही सी पे रखते हैं तो इमेज बदल जाती है। और जब सी और एफ के बीच में रखते हैं तो इमेज फिर बदल जाती है। फिर एफ पे रखते हैं तो इमेज फिर बदल जाती है। फिर जब पी और एफ के बीच में रखते हैं तो इमेज फिर बदल जाती है। ये हम देख चुके हैं, इसीलिए इसके ऊपर अब हम करके देख रहे हैं क्या सच में ऐसा होता है। ऐसी ऐसी जगहों पर ऑब्जेक्ट रखने पर क्या इमेज बदल जाती है? क्या ऑब्जेक्ट का दिखना अलग हो जाता है? जैसे पहले ऑब्जेक्ट जितना दिखता था अब क्या उतना नहीं दिखता? हाँ, तो यही बात है, यही हमने देखना है। तो कौन कौन सी जगह पे हम रख सकते हैं? एक बियॉन्ड सी, एक एट सी, एक बियॉन्ड सी रख सकते हैं, एक एट सी रख सकते हैं, एक बिटवीन सी एंड एफ रख सकते हैं, एक एट एफ रख सकते हैं, एक बिटवीन पी एंड एफ रख सकते हैं, और एक एट इंफिनिटी रख सकते हैं। इंफिनिटी का मतलब क्या होता है? देखो, इंफिनिटी का मतलब होता है, अब ये तो है नहीं कि तुम लाइन ड्रॉ करोगे, तुम्हें किसी ने कहा कि भाई प्लेन मिरर ड्रॉ करो, और तुमने कॉनकेव मिरर ड्रॉ करो, और तुमने क्या किया? तुमने इस लाइन को और इतना लंबा कर दिया, जितना मर्जी लंबा कर दो, मगर एक जगह तो ऐसी आएगी ना जब लाइन खत्म हो जाएगी। मगर हम ऑब्जेक्ट कहाँ रख रहे हैं कि जितनी हमने लाइन बनाई है उससे भी दूर, उससे भी दूर। मतलब हमें ये ऑब्जेक्ट सी के पीछे नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है? सी के पीछे नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए लाइन तो हम प्रिंसिपल एक्सिस वाली लाइन छोटी सी बनाएंगे। और ऑब्जेक्ट जब हमें कोई कहेगा इंफिनिटी पे दिखाओ, तो ऑब्जेक्ट को हम प्रिंसिपल एक्सिस से दूर दिखाई देंगे, जो एक्सिस के ऊपर पड़ा हुआ नहीं दिखाई देगा, मगर बहुत दूर होगा, तो हम उसको इंफिनिटी कहते हैं। समझ गए? यस। अब आगे बढ़ते हैं। हम्म। हाँ, देखो, प्रिंसिपल एक्सिस का कोई एंड नहीं होता, मगर दिखाते समय तो आप यही दिखाओगे ना कि एक एंड दिखा दिया हमने, इतने ही हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है? मगर उसके बाद छोड़ना होगा। कोई छोटी सी ही ड्रॉ करोगे ना कि अपनी पूरी कॉपी में लाइन ही ड्रॉ कर दोगे, ऐसा नहीं होता। छोटी सी लाइन ड्रॉ करते हैं, और फिर इंफिनिटी का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट लाइन के ऊपर दिखाई नहीं दे रहा। जब ऑब्जेक्ट लाइन पे दिखाई देता है तो उसको बियॉन्ड सी कहते हैं, और ऑब्जेक्ट अगर लाइन पे दिखाई नहीं देता तो उसे इंफिनिटी कहते हैं। ठीक है? आई बात समझ में? ठीक है। अगर आप ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे दिखाते हो तो इस लाइन को लंबा करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने ये लाइन को लंबा कर दिया, अगर आपने लाइन को लंबा कर दिया तो ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी माना जाएगा, जबकि ऑब्जेक्ट क्या है? इंफिनिटी। तो लाइन पे नहीं दिखाना इसको, ठीक है? अब हम एक एक करके सबको देखते हैं कि जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी होगा तो इमेज कैसी बनेगी, अगर सी पे होगा तो इमेज कैसी बनेगी, सी और एफ के बीच में होगा तो इमेज कैसी बनेगी, एफ पे होगा तो इमेज कैसी बनेगी, और पी और एफ के बीच में होगा तो इमेज कैसी बनेगी। यही है तुम्हारा पूरा चैप्टर, ये समझ लो तुम, यही है हमारा पूरा चैप्टर। ये अच्छी तरह जिसको आ गया उसका चैप्टर पूरा हो गया। इसी में से ही 1 मार्क के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है? चलो, अब एक एक करके हम सब डिस्कस करते हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा,
और फिर इमेज कैसी बनेगी। हमने क्या पढ़ना है अब उसे भी देख लेते हैं। देखो, अब मैं सबको मिटा रहा हूं। एक इमेज, एक पोजीशन लेके चलेंगे ऑब्जेक्ट की, और वो है बियॉन्ड सी। अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी होगा तो हमने बताना है, हमने 3 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। देखो, अब हमारे कोर्स में 3 क्वेश्चन है। जैसे जैसे पहला क्वेश्चन, अब ऑब्जेक्ट कहाँ है, बियॉन्ड सी। फिर बाद में आएगा ऑब्जेक्ट एट सी, फिर आएगा ऑब्जेक्ट सी एंड एफ। मगर हर बार क्वेश्चन 3 ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 1, एक क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि बताओ साइज ऑफ इमेज, जो इमेज बनेगी उसका साइज क्या होगा। मतलब जब आप ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखोगे तो आपको वो ऑब्जेक्ट का साइज कितना दिखाई देगा। मैंने कहा ना आपको कि कभी तो साइज छोटा दिखाई देगा उससे, कभी तो बड़ा दिखाई देगा, कभी सेम साइज दिखाई देगा, कभी उल्टा दिखाई देगा, कभी सीधा दिखाई देगा और बड़ा दिखाई देगा। अब देखते हैं कब क्या होगा, यही तो है जो हमने पढ़ना है। तो 3 क्वेश्चन के आंसर हर बार टीचर आपसे पूछेगा। पहला क्वेश्चन साइज ऑफ इमेज क्या होगा, दूसरा क्वेश्चन पोजीशन पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा, और तीसरा क्वेश्चन है नेचर ऑफ इमेज क्या होगी। 3 क्वेश्चन का आंसर, और समझो कि चैप्टर क्लोज। नेचर ऑफ इमेज, इन्हीं के बारे में बार बार पढ़ना है हमने। कॉनकेव मिरर को लेके, कॉन्वेक्स मिरर को लेके, कॉनकेव लेंस को लेके, कॉन्वेक्स लेंस को लेके, और चैप्टर खत्म। ठीक है, और इनके ऊपर थोड़े से न्यूमेरिकल्स। तो ये 3 क्वेश्चनों के आंसर आपने हर बार देने हैं। तो सबसे पहला हम पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्ट कहां पे है। ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड सी। ठीक है, अब शुरू करते हैं। अब सुनो, अब आपको पता है, बताया मैंने अभी आपको कि जब आप कोई चीज देखते हो, आप देखते कब हो कोई चीज, अब तब देख पाते हो जब उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट गिरती है और लाइट आपकी आंखों तक आती है, तो आप उस चीज को देख पाते हो। ठीक है, अब इसी तरह से अब यहां से लाइट रे, ये ऑब्जेक्ट है ये। अब लाइट रेस गिरेंगी, इससे जाएंगी और मिरर पे टकराएंगी। लाइट रेस अब जाएंगी ना, मिरर पे टकराएंगी और लौट के आएंगी, और देखेंगे कि वो कहां आपस में टकराती हैं। तो एक ऑब्जेक्ट से बहुत सारी लाइट रेस मिरर पे जाएंगी। कितनी, बिलियन, ट्रिलियन, बहुत सारी। मगर आपको सिर्फ 2 बनानी है हर बार, चाहे आप कॉनकेव मिरर पढ़ो, चाहे कॉन्वेक्स मिरर, चाहे कॉनकेव लेंस या कॉन्वेक्स लेंस, कुछ भी, आपको 2 लाइट रे दिखानी है। ठीक है, लाइट रेस की कैरेक्टरिस्टिक्स है कुछ जो आपको याद रखनी है। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स, मैंने कहा आपको लाइट रेस स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ठीक है, इस बात को याद रखते हुए कि लाइट रेस स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ठीक है, लाइट रेस की और कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो मैं आपको बता देता हूं। वो लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल जाती है, बिल्कुल पैरेलल जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल जाती है, वो लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल जाती है। एरो दिखाओ जाते हुए कि लाइट रे इस ऑब्जेक्ट से मिरर पे टकरा रही है। ठीक है, ठीक है ना, ये लाइट रे ऑब्जेक्ट से मिरर की तरफ जा रही है, मिरर से टकराएगी, और अब टकरा के कहां जाएगी। अब मैं आपको थोड़ी सी बात बता देता हूं, प्लेन मिरर की बात बताता हूं। देखो,
आप सब ने एक बात सीखी हुई है और वो ये कि लाइट रे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करती है। ये बात सबको पता है, ठीक है। देखो, जैसे ये एक मिरर है जिसे हम कहेंगे प्लेन मिरर। एक लाइट रे जब इसके ऊपर गिरेगी, ऐसे जब लाइट रे इसके ऊपर गिरेगी तो अब वो कहां जाएगी? रिफ्लेक्ट होगी। क्या वो ऐसे जाएगी, या वो ऐसे जाएगी, या वो ऐसे जाएगी? वो कैसे जाएगी? अब इसको कैसे पता लगाएंगे कि वो कैसे जाएगी? वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगी। वो क्या फॉलो करेगी? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगी। मतलब देखो, जब एक लाइन किसी सरफेस पर टकराती है तो वो जिस पॉइंट पे टकराती है वहां से हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर लाइन, मतलब 90 डिग्री वाला एंगल वाली लाइन। 90 डिग्री एंगल वाली लाइन ड्रॉ करते हैं, उसको कहते हैं नॉर्मल, ठीक है। अब ये लाइन, ये लाइट रे जब इस मिरर पे टकराती है तो नॉर्मल के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है? ये आप देखो, नॉर्मल के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है? ये नॉर्मल के साथ मान लेते हैं 60 डिग्री का एंगल बना रही है। तो जो लाइट यहां से टकरा के आगे जाएगी वो नॉर्मल के साथ 60 डिग्री का एंगल ही बनाएगी। ये नॉर्मल के साथ 60 का एंगल बनाती हुई जाएगी। ये 60 का एंगल बनाती हुई जाएगी। ये 60 डिग्री का एंगल होगा। 60 के एंगल पे अगर गिरेगी, टकराएगी, तो 60 के एंगल पे ही जाएगी। अगर 30 के एंगल पे टकराएगी तो 30 के एंगल पे ही जाएगी। अगर 40 के एंगल पे टकराएगी नॉर्मल के साथ तो 40 के एंगल पे ही जाएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब हुआ कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। याद किया हुआ है ना आपने, सबने याद किया हुआ है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। वही वही। अच्छा, अब सुनो, जो लाइट रे जो लाइट रे जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है वो वहां से टकराने के बाद लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करती है। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करती है का मतलब अगर करे तो वो फोकस से पास होके जाती है। ये आपको बात याद रखनी है। यही है इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से। पहली बात, चलो अब आपको बता देता हूं ऐसा क्यों। अच्छा, अब मैंने आपको बोला पहली बात तो आप याद कर लो, जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है वो कॉनकेव मिरर को टकराने के बाद फोकस से पास होती है। बस इसे याद रखो, फोकस से पास होती है। फिर आपको बताता हूं मैं कि ऐसा क्यों होता है, ये फोकस से ही पास क्यों होती है। देखो, अभी मैंने आपको बताया कि जब भी कभी अगर आपको कोई मिरर आपने लिया, ये कॉनके प्लेन मिरर है, तो अगर कोई लाइट यहां से गिरती है तो ये देखने के लिए कि ये कहां जाएगी उसके लिए आप नॉर्मल बनाते हो। नॉर्मल, ये नॉर्मल है। आप नॉर्मल बनाते हो और फिर इस एंगल को देखते हो। ये अगर ये 30 डिग्री का है तो फिर आगे 30 पे ही लाइन को लेके जाते हो, ठीक है। वो लाइट रे 30 डिग्री पर ही आगे चली जाती है, ठीक है ना। तो कैसे पता लगा? नॉर्मल से। ये नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ा ना। यस, तो आपको बता देता हूं,
कि जो ये आप नॉर्मल बनाते हो ना मिरर में, जो जितने भी कॉनकेव मिरर होते हैं, अब सुन लो सब, जितने भी कॉनकेव मिरर होते हैं, जितने भी कॉनकेव मिरर होते हैं या कॉन्वेक्स मिरर होते हैं, वो सारे के सारे जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, वो नॉर्मल होती है। जैसे ये लाइन, इसे नॉर्मल कहेंगे। जैसे कि ये लाइन, इसे भी नॉर्मल कहेंगे, ये भी नॉर्मल है। जैसे कि ये लाइन, ये भी नॉर्मल है। जैसे कि ये लाइन, ये भी नॉर्मल है। जैसे कि ये लाइन जो सी से पी तक आ रही है, इसको भी नॉर्मल कहेंगे हम। ठीक है, तो एक कॉनकेव मिरर में ये कितने सारे नॉर्मल लाइंस आप ड्रॉ कर सकते हो। ऐसे प्लेन मिरर में भी कर सकते हैं। जैसे कि लाइन प्लेन मिरर में, प्लेन मिरर में ये प्लेन मिरर है, लाइन यहां गिर रही है तो यहां नॉर्मल बना दिया, लाइन यहां गिर रही है तो यहां नॉर्मल बना दिया, लाइन यहां गिर रही है यहां नॉर्मल बना दिया। ये नॉर्मल बनाते चले गए, जहां जहां लाइन गिर रही है नॉर्मल बना दिया। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर लाइन बना दिया। मगर यहाँ पे भी तो कॉनकेव मिरर में भी तो बहुत सारे नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं हम। हाँ, वो सारी लाइनें जो सेंटर से पास होती हैं, सेंटर से जाती हैं, वो नॉर्मल कहलाती हैं। तो यहाँ पे अब मैं थोड़ी डिटेल दे रहा हूं आपको समझाने के लिए, मगर कॉनकेव मिरर में ये डायग्राम बनाते हुए आप इसको नहीं बनाएंगे। अब मैं आपको एक बना के दिखा रहा हूं समझाने के लिए, ताकि आपकी समझ बढ़ जाए। देखो, अभी आपने कहा कि सर, आपने कहा कि जितनी भी लाइट रेज हैं वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करती हैं, मगर मैंने आपको यहाँ पे एक बार रटवा दी। मैंने कहा रट लो, जो लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, जो लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, वो आगे जाके मिरर से टकरा के फोकस से पास हो जाती है। आपने कहा सर रट लिया, आप कहते हो ऐसे ही बना देंगे हम, मगर ऐसा क्यों होता है सर? तो मैं बता रहा हूं, चलो अब इसका प्रूफ देखो। इसको मैंने सेंटर से मिला दिया, मिला दिया। लाइन कहां गिर रही है? यहां गिर रही है, इस जगह पे, इस जगह पे गिर रही है। यहां से मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, तो सेंटर तक जाती हुई लाइन नॉर्मल ही होती है। अब ये एंगल इंसिडेंस हो गया आई, जैसे कि 30 डिग्री, और इसके वाला ये वाला भी 30 डिग्री। इसीलिए दोनों एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों सेम होते हैं, और लाइट रे फोकस से पास होती है हमेशा। ठीक है, तो ठीक है, अब आपको याद करना है, आपने इसका प्रूफ देख लिया कि ऐसा क्यों होता है। मैं इसको कट कर देता हूं। बस ठीक है। अच्छा, सॉरी। ठीक है, तो अब हम अपने काम की बात पे आते हैं, और वो बात ये है कि लाइट रे हमने ऑब्जेक्ट रखा है कहाँ पे? बियॉन्ड सी। तो लाइट कहाँ से जाती है? एक दो लाइट रे आपको दिखानी है। अगर आप इमेज बनाना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कि जो मैंने ये ऑब्जेक्ट रखा है, चाहे चाहे ये पेन है, चाहे कोई चीज रखी है आपने, चाहे आप हो, जो भी ऑब्जेक्ट रखा है, ये ऑब्जेक्ट हमें कैसा दिखाई देगा, उसके लिए आपको यहां से दो लाइट रे पास होती हुई, जाती हुई दिखानी है। एक दिखानी है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, क्योंकि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके लिए आपको डिटेल देने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, वो देखा गया है, वो टकराने के बाद फोकस से ही जाती है। और वो क्यों जाती है मैंने आपको बता दिया,
क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करती है, इसीलिए उसको फोकस से जाना पड़ता है। ठीक है, यस। तो अब दूसरी लाइट रे कहां से जाएगी, वो कैसे जाएगी? आपको दो ही लाइट रे दिखानी होती हैं। अब जितने भी डायग्राम आएंगे उन सब में एक लाइट रे आपको बनानी आ गई, अब दूसरी लाइट रे बनानी सीख लो। अभी मैंने आपको एक बात बोली, मैंने कहा जो लाइट रे पैरेलल टू एक्स एक्सिस जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, वो फोकस से पास होगी। इस बात को उल्टा कर दो, जो लाइट रे फोकस से पास होगी वो आगे जाके पैरेलल जाएगी। बस फिर से सुनो, जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है वो आगे जाके फोकस से पास होती है। अब इसकी दूसरी उल्टी बात याद करो, सोचो मन में कि जो लाइट रे फोकस से पास होगी वो फोकस से पास होने के बाद मिरर को टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। मतलब अब दूसरी लाइट रे ये जा रही है, फोकस से पास होती हुई दिखानी है आपने, फोकस से पास होती हुई दिखानी है, दिखा दी। अब फोकस से पास होने के बाद मिरर से टकराने के बाद पहले आप यहाँ पे एरो लगाओ, एरो जरूर लगाने हैं, एरो जरूर लगाने हैं, नहीं तो टीचर बुरा मानेगा, नंबर काटेगा। एरो जरूर लगाने हैं, ठीक है। तो यहां से टकराने के बाद अब कहां जाएगी? अब ये ऐसे नहीं ऐसे चली जाएगी, नहीं, ये सिर्फ प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा सकती है, बस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। बोलो आई बात समझ में आपको? यस। तो जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है वो फोकस से पास होती है टकराने के बाद, और जो फोकस से पास होती है वो टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाती है। अब ये दोनों लाइट रेज कहां टकरा रही हैं? अब आप ये देखो कि दोनों लाइट रे मिरर से टकराने के बाद आपस में कहां कट कर रही हैं? यहां, ये आ गया है हमारा एक पॉइंट, ये आ गया है हमारा पॉइंट जहां पे कट कर रही हैं, यहीं पे इमेज बनेगी, यहीं पे इमेज बनेगी, ये बन गई हमारी इमेज। जहां लाइन टकराती है वहीं पे इमेज बनती है। ठीक है, अब देखो, तो मैंने आपको बार बार बोल के एक बात याद करवा दी कि ऑब्जेक्ट से दो लाइनें जाती हुई दिखानी है। वैसे तो ऑब्जेक्ट से बिलियन ट्रिलियन लाइट रेज जा रही हैं, टकरा रही हैं, वापस आ रही हैं, मगर आपको सिर्फ दो दिखानी है, दो। ठीक है, और अगर मैं ऑब्जेक्ट को ए मानूं नीचे और इसको बी मानूं, ऑब्जेक्ट मैंने ए बी कह दिया, ये रही हमारी इमेज। इमेज क्या बनेगी? ये बनेगी ए डैश और बी डैश, ए डैश और बी डैश, ये हमारी इमेज बन गई, ए डैश और बी डैश। समझ गए? ये इमेज हो गई। चलो अब हम अपने 3 क्वेश्चन का आंसर देते हैं। 3 क्वेश्चन का आंसर, हमारे पास 3 क्वेश्चन, टीचर के पास सिर्फ 3 ही क्वेश्चन है आंसर देने के लिए। एक है साइज ऑफ इमेज क्या होगा, अब वो तो आप देख ही रहे हो कि साइज ऑफ इमेज क्या है। आपको देखा आपने ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है और इमेज देखो छोटी है, तो साइज क्या है? स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। तो साइज के बारे में आप क्या कहने वाले हैं? साइज के बारे में कहने वाले हैं स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट लिखो इतना बड़ा, या आप लिखो डिमिनिश्ड, 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 डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का मतलब होता है ऑब्जेक्ट से छोटा, उससे छोटा। तो इसके लिए एक वर्ड है डिमिनिश्ड, तो डिमिनिश वर्ड यूज कर रहा हूं मैं। ठीक है, डिमिनिश। अच्छा, अब अब यहां पे पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज बनी कहां है ये बताना पड़ेगा टीचर को कि इमेज कहां बनी है।
तो ये कहना पड़ेगा आपको, पोजीशन ऑफ इमेज के लिए कहना पड़ेगा बिटवीन। बिटवीन कहाँ बनी है? इमेज बनी है बिटवीन सी एंड एफ। बिटवीन सी एंड एफ बनी है इमेज। इमेज बनी है बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा आंसर हो गया। अब तीसरा आंसर है नेचर ऑफ इमेज। यस, 3 बातें जो आपसे पूछेगा, जो आपको याद रखनी है। तीसरा है नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज में 2 तरह की नेचर देखी गई है। मिरर में, लेंस में, पूरे इस चैप्टर में आपके 4 चीजें पढ़नी है आपने। कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। इन चारों में टीचर के पास पूछने के लिए ये 3 ही क्वेश्चन है। अब नेचर ऑफ इमेज का मतलब होता है, हमने ये देखा है कि इमेज 2 तरह की होती है। एक तो इमेज सीधी बनती है, एक इमेज बनती है उल्टी। जो इमेज सीधी बनती है वो तो ऐसे होगी ना। सीधी का मतलब होता है, सीधी का मतलब होता है स्ट्रेट, ऐसे स्ट्रेट, सीधी बन गई। ऑब्जेक्ट भी सीधा है, देखो ऑब्जेक्ट भी सीधा है, इमेज भी सीधी है। चाहे वो छोटी है, चाहे वो बड़ी होगी, मगर इमेज, ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये हमारी इमेज है। इमेज चाहे छोटी हो या बड़ी हो, ये क्या है? इरेक्ट। इरेक्ट, सीधी, इरेक्ट बोलते हैं उसको। सीधी मतलब इरेक्ट। और या इमेज बनती है उल्टी। उल्टी, चाहे छोटी बने, चाहे बड़ी बने, चाहे बहुत बड़ी बने, इसे बोलते हैं इन्वर्टेड। इन्वर्टेड। 2 तरह की इमेजेस बनती है हमेशा, या तो सीधी या तो उल्टी। और तीसरी बात तो हो ही नहीं सकती, या तो सीधी बनेगी या उल्टी बनेगी। अब आप बता दो, इसमें जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं इसमें क्या है, सीधी या उल्टी? इन्वर्टेड। इन्वर्टेड। इसमें तो उल्टी बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है। देखो उल्टी बन रही है। यहाँ ए था, ऊपर बी था, यहाँ पे ए डैश है, नीचे बी डैश है। तो यहाँ पे जो इमेज बन रही है वो उल्टी बन रही है, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड। 2 वर्ड और होते हैं, एक तो इरेक्ट हो गया और इन्वर्टेड हो गया। एक वर्ड होता है, मैं यहां लिखता हूं साइड में, रियल। एक वर्ड होता है रियल और एक होता है वर्चुअल। वर्चुअल, ठीक है, रियल और वर्चुअल। रियल और वर्चुअल। रियल का मतलब होता है हमारी आंखों के सामने लाइनें कट कर रही हैं। वर्चुअल का मतलब होता है कि लाइनें हमारी सामने नहीं कट कर रही, हमने उनको बढ़ाया तो देखा कि वो कट कर रही हैं, मगर ये तो हमारे आंखों के सामने, मिरर के सामने कट कर रही हैं। ये तो मिरर के सामने कट कर रही है, तो इसलिए वर्ड यूज होता है रियल। अब याद रख लो आप, इन्वर्टेड इमेजेस जब भी बनती हैं और वो सारी की सारी रियल होती हैं। रियल। मैं फिर बोलता हूं, हम जैसे कॉमन जब किसी से बात करते हैं तो हम यही कहते हैं ना, और रियली मैंने देखा है, मैं सच बोल रहा हूं, मैंने रियली देखा है। तो वर्ड रियली यूज करते हैं ना, क्योंकि आपने खुद देखा है। तो यहां भी तो आप खुद देख रहे हो कि लाइनें, ये इस सारे डायग्राम में ये लाइनें आपके सामने टकरा रही हैं। ये लाइनें जा रही हैं, आपके सामने टकरा रही हैं। आप सोच रहे होंगे कब ऐसा होगा जब लाइनें हमारे सामने नहीं टकराएंगी। वो मैं दिखाऊंगा आपको, जब लाइनें हमारे सामने नहीं टकराएंगी, वो आएगा अभी आगे जाके। मगर अभी ये समझो कि लाइनें तुम्हारे सामने, आंखों के सामने कट कर रही हैं, तो आप नेचर के लिए रियल वर्ड यूज करो। रियल। अब बोलो रियली, तो नेचर ऑफ इमेज के सामने आप लिखो रियल। एंड इन्वर्टेड तो आप इसलिए लिख रहे हो क्योंकि वो नीचे बन रही है, नीचे उल्टी बन रही है। और मैं आपको बता दूं, जब जब लाइनें आपकी आंखों के सामने कटेंगी तो इमेज हमेशा इन्वर्टेड ही बनेगी, उल्टी ही बनेगी। ये आप याद रख लो, ऐसा ही होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं।
एक बार फिर दूसरी पोजीशन पे काम करते हैं। चलो अब लिखते हैं ऑब्जेक्ट कहां पे, ऑब्जेक्ट एट सी। अब देखते हैं अगर हम सी पे ऑब्जेक्ट रखते हैं तो क्या होता है। देखो ये मैंने कॉनकेव मिरर बनाया, पीछे पेंट कर दिया। सेंटर ऑफ कर्वेचर का ध्यान रखना है, वही होना चाहिए, कोई अपनी मर्जी से नहीं लेना। कंपास यूज नहीं करेंगे, डायग्राम कभी सही नहीं आएंगे, फिर आप मुझे मत कहना मेरे मार्क्स कट गए पेपर में। डायग्राम बनाना है कंपास लेकर के। सी और यहां ले लिया हमने पी, और सॉरी एक ले ली हमने प्रिंसिपल एक्सेस। ये ठीक है, एक दो क्लास में आपको एकदम सब याद हो जाएंगे, आप चिंता मत करो, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। ये चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़े काम का चैप्टर है, बच्चों को बहुत टफ लगता है मगर बड़ा आसान है। देखो बड़ा आसान है, देखो सारा कुछ एक जैसा है, दो तीन बातें याद रखनी है और कोई दिक्कत नहीं आती इस चैप्टर में। देखो अब ऑब्जेक्ट कहां रखना है, सी पे रख दो, सी पे रख दिया, ऑब्जेक्ट सी पे रख दिया, ऑब्जेक्ट एट सी। अब मुझे तीन क्वेश्चनों के आंसर देने हैं, ठीक है। तो तीन क्वेश्चन कौन से हैं हमारे पास, पहला साइज, पहला क्वेश्चन साइज ऑफ इमेज, ऑफ इमेज, और दूसरा क्वेश्चन पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज। तीसरा क्वेश्चन नेचर। हर टीचर के पास तीन ही क्वेश्चन है पूछने के लिए बस, नेचर ऑफ इमेज। आपका कोर्स बहुत छोटा है, बहुत जल्दी हो जाएगा, आप चिंता मत करना, है ना। ये 9 की तरह नहीं है, ये थोड़ा सा आसान भी है, इंटरेस्टिंग भी है और छोटा भी है, जल्दी हो जाएगा। अच्छा, साइज ऑफ इमेज का आंसर देना है, पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज। इसमें 9-10 क्लास में लर्निंग कम है, सब समझने वाला है, न्यूमेरिकल्स हैं, मजा आएगा जब ये सब आपको समझ आ जाएगा ना, फिर आपको न्यूमेरिकल करने में मजा आएगा। चलो अब देखते हैं इन तीनों के आंसर कैसे होंगे। हाँ, तो डायग्राम बनाना है। दिलजोत ने पूछा है, देखो दिलजोत ने पूछा है कि सर अब इमेज इन्वर्टेड जो बनी है वो क्यों बनी है, वो इरेक्ट क्यों नहीं बनी। ठीक है, जरा इस बात का मैं आंसर देता हूं। देखो ये था हमारा ऑब्जेक्ट ए बी। अब जरा आप ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पे ध्यान दो, ठीक है। देखो ये है ऑब्जेक्ट हमारा ए बी, ए बी। ये ऑब्जेक्ट ए बी है, किस ग्राउंड पे खड़ा है, ये रहा ग्राउंड, प्रिंसिपल एक्सिस ग्राउंड है, ए उसके पैर है और बी उसका सिर है, ठीक है। ए उसके पैर है और बी उसका सिर है। अब अपनी इमेज पे आ जाओ, इमेज तुम्हारी है ये रही, ये छोटा एरो उल्टा उल्टा ही बना है, मैं क्या करूं, वो सीधा बना ही नहीं। जहां लाइनें टकराएंगी वहीं तो इमेज बनेगी। जब उस लाइनों को टकराओगे, टकराने के बाद जब ये लाइनें यहां से शुरू हुई थी, अब देखो सुन लो दिलजोत, जब ये लाइनें शुरू हुई तुमने दो लाइट रे बनाई, बनाई ना, बी से जा रही हैं दोनों, दोनों बी से जा रही हैं। जहां पे दोनों टकराएंगी वहां पे बी ही बनेगा, क्योंकि बी से जा रही हैं तो बी बी ही तो बनाएंगी, तो वहां से बी बनेगा। बी के नीचे कौन है, ए, तो बी से जब मैं लाइन ड्रॉ करूंगा प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ जाती हुई तो वो ए होगी। तो पहले वो ए था तो ये ए डैश होगा, अलग दूसरा दूसरा उसी की इमेज है। अगर वो बी था तो ये बी डैश होगा। तो आपने देखा कि ए कहाँ होगा, प्रिंसिपल एक्सिस पे, ग्राउंड है ना, ये जमीन है जिसपे खड़ी है ऑब्जेक्ट और जिसपे खड़ी होगी इमेज।
तो ये ए डैश है, ये बी डैश है, ये उल्टी बनी है। मैं क्या करूं, ये उल्टी ही बनी है। मैंने आपको बता दिया बी से लाइट जा रही है, जहां पे टकरा रही है वो बी ही तो होगा, तो इसका मतलब उल्टी बनेगी नीचे की तरफ। अब आप देख लो, ये ग्राउंड है, ये जमीन है, और इसके ऊपर ये इमेज खड़ी है, तो उल्टी खड़ी है ना। ऑब्जेक्ट तो सीधा खड़ा है, इमेज उल्टी बन गई, तो ये बनी है अपने आप, मैंने नहीं बनाई। अब सीधी भी अपने आप बनेगी, आप देखते जाओ, सीधी भी इसने अपने आप ही बनना है। देखते जाओ, मजा आएगा, इंटरेस्टिंग है बहुत, ठीक है। अब यहां से भी दो लाइट रे हम लेके जाएंगे, मगर हमें पक्का पता है एक लाइट रे जो एक्सिस के पैरेलल जाती है, वो आगे जाके फोकस से पास होती है, वो फोकस से पास होती है। मगर एरो लगाना मत भूलना, एरो लगाना मत भूलना, टीचर नंबर काट लेगा। ये ड्राइंग नहीं है, ये लाइट रेज हैं, लाइट रेज की डायरेक्शन दिखाओ। और दूसरा, अब यहां से टकराने के बाद लाइट रे कहां से जाएगी, वो एफ से जाएगी, एफ से वो फोकस से जाएगी, ठीक है। दूसरी लाइट रे एरो दिखाओ, एरो दिखाओ, ये एरो ये एरो दिखाना है, ठीक है। और फिर दूसरी लाइट रे यहीं से जाएगी, दूसरी लाइट रे भी यहीं से जाएगी और फोकस से जाएगी, ठीक है। और टकराने के बाद आगे कहां जाएगी, पैरेलल। एरो बनाओ, मैं जान के बोलता हूं ताकि आपकी आदत बन जाए, आपसे गलती ना हो, टीचर मार्क्स काटते हैं इसके, ठीक है। और फिर दूसरी लाइट आगे टकराने के बाद सीधी जाएगी, सीधी जाएगी, ठीक है। अब ये एक मिनट, क्योंकि मैंने जो फोकस है ना, थोड़ा ठीक नहीं लिया, क्योंकि फोकस सेंटर नहीं लग रहा मुझे, ये नहीं लग रहा, यहां आएगा करीब सेंटर, फोकस मिड पॉइंट है ना इसका, तो मैं कंपास तो यूज नहीं कर रहा हूं, तो मुझे डायग्राम ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने इसको ठीक बनाया, ठीक है। अच्छा, अब यहां से जाएगी लाइन, इसको भी मिटा दूं मैं, दोबारा कर रहा हूं जरा। हम्म, ठीक है, फोकस से जा रही है, ये लाइट रे इधर से जा रही है फोकस से, यस यस। अब एरो दिखाने हैं, ठीक है, एरो दिखाने हैं। अभी मैंने जिन बच्चों को होमवर्क दिया था, बच्चों ने सारे डायग्राम कर लिए हैं, उन्होंने कंपास यूज की है, कोई दिक्कत नहीं आई, सबके एक्यूरेट डायग्राम बने, मेरे को अच्छा लगा। होमवर्क सबने देना है मुझे करके। ये एरो दिखाओ, लाइन जाती हुई, यहां से लाइन जाती हुई, ये हमारा ऑब्जेक्ट है ए और यहाँ है बी, तो लाइन जाती हुई दिखानी है, मिरर से टकराने के बाद वापस जाती हुई दिखानी है, ऐसे, ठीक है। अब ये आपस में यहां टकरा रहे हैं, अब यहां बनेगी हमारी इमेज, ये बनी हमारी इमेज, बिल्कुल सी पे बन गई, सी पे बनी, ठीक है। तो ये रही, अब ए ये है, तो यही हमारा ए डैश होगा,
और ये हमारा बी डैश होगा। ठीक है, तो अब बन गई हमारी इमेज। ठीक है, एक बार फिर देख लो स्पीड से मैं कैसे काम करता हूं, देखो आपको और अच्छी तरह बनाना आ जाएगा। देखो फिर से देखो एक बार, ये बनाया मैंने कॉनकेव मिरर, और यहां ले लिया मैंने P, ये ले ली मैंने प्रिंसिपल एक्सिस, ये ले लिया मैंने C, बीच में ले लिया मैंने F, और एक बार फिर स्पीड से देख लो, ऑब्जेक्ट एट C, यहां से लाइट रे जाएगी सीधी और उसके बाद जाएगी फोकस से पास होती हुई, बिल्कुल सही। उसके बाद एक लाइट रे जाएगी फोकस से पास होती हुई, जाएगी फोकस से पास होती हुई, और आगे जाके टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, एरो बनाते जाओ, एरो बनाते जाना है, एरो बनाते जाना है। देखो आपको आ गया होगा, आप सब बना रहे हैं ना मेरे साथ साथ, सबको बनाना है, नहीं तो बाद में भूल जाओगे। ये बन गई हमारी इमेज, ये बन गई इमेज। किस पे बनी? सी पे। तो पोजीशन का आंसर हम पहले लिख देते हैं। पोजीशन क्या है? एट सी, एट सी। इमेज कहां बनी है? सी पे बनी है। ऑब्जेक्ट कहां था? ऑब्जेक्ट था एट सी। इमेज कहां बनी? एट सी। साइज क्या होगा? ये साइज इसका करीब करीब सेम है, जब आप बना के देखोगे आप पाओगे सेम साइज, सेम साइज, सेम साइज। ठीक है, अब नेचर ऑफ इमेज की बात करते हैं। नेचर, नेचर के लिए बात करने की जरूरत ही नहीं, वो तो आपको पता ही है, इन्वर्टेड। जब इन्वर्टेड कहोगे तो तुम यही कहोगे ना, मेरी आंखों के सामने लाइनें कट रही थी मैंने देखा है, तो यही बोलोगे, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। बस ये हमारा दूसरा डायग्राम हो गया। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कहां था? अब सी पे। नेक्स्ट देखते हैं, अब ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, फिर से बनाते हैं मिरर। आप सब बनाओ मेरे साथ साथ, जल्दी कॉपी निकालो फटाफट, सब शुरू कर दो, शुरू करते जाओ मेरे साथ साथ। और ये डायग्राम बनाने हैं सब आपने, और फिर मुझे करके एक बार घर पे दिखाने भी हैं। यहां पे ले लो पी, बहुत होशियार हो जाओगे अगर बनाओगे मेरे साथ साथ, तो यही आएंगे पेपर में। यस ठीक है, सब बना रहे हैं ना साथ साथ। इरेक्ट इमेज बनेगी, अभी अपने आप बनेगी, देखते जाओ। बच्चे पूछे हैं इरेक्ट कब बनेगी, चिंता मत करो, वो टाइम भी आ जाएगा जब इरेक्ट बनेगी। अभी सी पे किया हमने, अब रखेंगे ऑब्जेक्ट को कहां पे? बिटवीन सी एंड एफ। आपको ना ये बात भी, बिटवीन का मतलब बिल्कुल बीच में नहीं, सी और एफ के बीच में कहीं पे भी, सी और एफ के बीच में कहीं पे भी। सी और एफ के बीच में कितनी जगह है? कहीं पे भी रख दो। कल एक बच्चे ने पूछा सर कहां, कहीं भी रख सकते हैं? मैंने कहा भाई सी और एफ के बीच में होनी चाहिए, ना सी पे ना एफ पे, उसके बीच में। बिटवीन का मतलब होता है बीच में। अब कितना आसान हो गया तुम्हारे लिए, देखो यहां से दो लाइट रे लेके जाओ, एक सीधी जाएगी, एरो लगाओ, एफ से जाएगी, एरो लगाओ, यस, और एक एफ से जाएगी, और एफ से जाने के बाद पैरेलल जाएगी। अब तो तुम्हें याद ही हो गया होगा,
और ये बनती है सी के पीछे, बियॉन्ड सी, ये बियॉन्ड सी बनती है, ठीक है, ये बियॉन्ड सी बनती है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा हो गया साइज, साइज ऑफ इमेज क्या है। देखो अब सोचो, देखा आपने, ऑब्जेक्ट छोटा है, इमेज बड़ी लग रही है उससे, ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट, और ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट को लिखते हैं एनलार्ज, एनलार्ज, ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट को लिखते हैं एनलार्ज, एनलार्ज लिखो या ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट लिखो, एक ही बात है, कुछ भी लिखो, ठीक है। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन का आंसर है पोजीशन बताओ, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, इमेज की पोजीशन क्या है, कहां बनी है इमेज तुम्हारी, तुम देख सकते हो आराम से, इमेज बनी है बियॉन्ड सी, ठीक है, इमेज बनी है बियॉन्ड सी, सी के पीछे बनी है। अच्छा, तो नेचर के बारे में बताओ, थर्ड क्वेश्चन का आंसर दो, नेचर ऑफ, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज क्या है, नेचर ऑफ इमेज है, आप बताओ, बोलो 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 सब, रियल, हमारे सामने। और जब जब रियल कोई बोलेगा ना, फट इन्वर्टेड बोल देना, नहीं भी आता हो तब भी, क्यों, इसलिए क्योंकि रियल के बाद इन्वर्ट, रियल के साथ इन्वर्टेड ही होता है हमेशा, जितनी इमेजेस रियल बनती हैं सारी की सारी इन्वर्टेड होती हैं, एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड, डन, यस। तो ये भी केस हमारा हो गया, आपने देखा ऑब्जेक्ट अलग अलग जगह पे आ रहा है। अब आपको, अब ऑब्जेक्ट रखने के बाद इमेज कैसी दिखाई दे रही है, बड़ी, इमेज बड़ी दिखाई दे रही है और इन्वर्टेड दिखाई दे रही है, ठीक है ना, उल्टी। अगर आप खड़े हो जाओ ऐसी जगह पर तो आप अपने आप को क्या पाओगे, अब आप देखोगे आप उल्टे दिखाई दे रहे हो और बड़े दिखाई दे रहे हो, ठीक है। अभियांशी आपका क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आ रहा। दिलजोत ने पूछा है सर व्हाई वी हैव टेकन बियॉन्ड सी। देखो देखो प्रियांशी आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं है मुझे, देखो जरा, आपने देखा, आप पहले आप ये देखो, पहले आप एक चीज देखो, सबसे पहले हमने बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट रखा, जैसे जैसे एक जगह है, जैसे जैसे आप समझो, एक मिनट के लिए आप सब सुनो, देखो जैसे मैंने ये मिरर बना दिया, ये मेरा एक कॉनकेव मिरर है, सारे क्वेश्चन क्लियर होने चाहिए तभी दिमाग में बैठेगा आपके, ये मेरा एक कॉनकेव मिरर है, ये P है, ये C है, ये F है, ठीक है। अब इसके ऊपर आपने ऑब्जेक्ट रखना है, जैसे अब ये C और F को भूल जाओ तुम, ये स्पॉट लगे हुए हैं, ये ग्राउंड है हमारा, इस पे तुम खड़े होते हो, यहाँ 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 खड़े होते हो, तुम देखते हो यहाँ तक खड़े होते 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 यहाँ भी खड़े होते हो, तो तुम देखते हो तुम जितने हो उतने उससे छोटे दिखाई देते हो, क्योंकि जब तुम बियॉन्ड सी खड़े होते हो तो तुमने पाया बियॉन्ड सी खड़े होने पर, बियॉन्ड सी खड़े होने पर इमेज कैसी बनती है, छोटी, देखा तुमने, यही देखा ना, ये देखो छोटी बन रही है। अगर तुम खड़े हो जाओ बियॉन्ड सी तो तुम देखोगे तुम अपने आप को
छोटे पाओगे, तुम्हें लगेगा मैं छोटा सा दिखाई दे रहा हूं और उल्टा दिखाई दे रहा हूं, मेरा सिर नीचे हो गया है और टांगे ऊपर हो गई हैं, मैं उल्टा दिखाई दे रहा हूं। कब? जब तुम सी के पीछे खड़े होते हो, किसी भी जगह पे, किसी भी जगह पे, किसी भी जगह पे, यहाँ 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 यहाँ, तुम उतने ही दिखाई देते हो, उतने ही दिखाई देते हो, उतने ही दिखाई देते हो। मगर जैसे ही तुम सी पे आ जाते हो और तुम पाते हो मैं अब उल्टा तो दिखाई दे रहा हूं, मगर मेरा साइज अब बढ़ गया, उतना ही हो गया है, जितना मैं हूं उतना हो गया हूं। अब तुम ये पाते हो। फिर जब तुम आगे जाते हो, सी और एफ के बीच में यहां पे जाते हो और तुम पाते हो कि अब मेरा साइज उल्टा हो गया है, उल्टा तो है ही, और बड़ा हो गया है। तो नेक्स्ट तुम्हारा यही था कि तुम देख रहे हो तुम्हारा साइज बड़ा हो गया है। तुम जब सी और एफ के बीच में आते हो तो तुम्हारा साइज बड़ा हो जाता है। सी और एफ के बीच में जब तुम रहोगे तो तुम्हारा साइज तुमसे बड़ा ही आएगा। अब तुम जब एफ पे आ जाओगे तो तुम्हारा साइज कैसा होगा, अब वो मुझे देखना है करके। अब देखो, अब यहां पे अब हम देखने जा रहे हैं कि अगर अगर हम एफ पे खड़े हो जाएं तो हम कैसे दिखाई देंगे एफ पे। ठीक है, अब एफ की बारी आ गई। दो केस रह गए, बस आपको पता ही है, आप चैप्टर क्लोज होने वाला है हमारा ये टॉपिक पूरा। अब आप एफ पे हैं, एफ पे आप खड़े हैं। अब आपको देखना है कि आपकी इमेज अब कैसी बनती है, कितनी बनती है। ठीक है, अब सुनो, लाइट रे सीधी जा रही है, एक सीधी जाएगी और दूसरी एफ से जाएगी, एक सीधी जाएगी दूसरी एफ से जाएगी। एरो बनाते जाओ, एरो बनाते जाओ। ठीक है, फिर से सुनना ध्यान से। अब दूसरी लाइट रे कहां से ले जाओगे, दूसरी लाइट रे कहां से ले जाओगे? दूसरी लाइट के लिए एफ के ऊपर तो तुम खड़े हो गए। हमने जितने भी डायग्राम बनाए हैं, दूसरी लाइट एफ से जा रही है। अब एफ से तो जा ही नहीं सकती, तो फिर कहां से जाए? अगर एफ से नहीं जा सकती तो फिर कैसे जाए? तो फिर उसे सी से ले जाओ, याद रखना, फिर उसे सी से ले जाओ। ठीक है, अब उसे सी से लेके जाओ। देखो, अब लाइट रे सी से होके जाएगी, ऐसे जानी चाहिए आगे की तरफ कि जब ये वापस लौट के आए तो सी से जाए, सी से। अब सुन लो ध्यान से काम की बात, मैंने पीछे बताया था आपको, इसीलिए मैंने नहीं मिटाया। देखो, सब देख लो, सब समझेंगे। अब बड़े काम की बात है, सब समझ लो अच्छी तरह। ये बात बच्चों को नहीं पता होती, रट लेते हैं। देखो देखो, ये लाइट रे है, कितने डिग्री का, प्लेन मिरर की बात कर रहा हूं, यहां पे हूं, प्लेन मिरर पे हूं। ठीक है, ये लाइट रे कितने डिग्री के एंगल पे है? 60 डिग्री के एंगल पे है। और कितने डिग्री पे आगे गई? 60 डिग्री पे आगे गई। अगर ये लाइट रे 30 डिग्री पे जाती तो 30 पे ही आगे जाती। सुनते जाओ, अगर ये लाइट रे 20 डिग्री पे जाती तो 20 डिग्री पे ही आगे जाती। ये 20 डिग्री पे जा रही है तो 20 डिग्री पे जाएगी। अगर कोई लाइट रे 10 डिग्री पे जा रही है नॉर्मल के साथ, 10 डिग्री पे, तो फिर नॉर्मल के साथ 10 डिग्री पे ही आगे जाएगी। जो 10 पे जा रही है 10 पे जाएगी, जो 5 पे जा रही है वो आगे जाके 5 पे जाएगी, जो 2 पे जा रही है 2 पे जाएगी, जो 0 डिग्री पे जा रही है तो वो 0 डिग्री पे जाएगी। यस, यही काम की बात थी। जो लाइट रे नॉर्मल के ऊपर से होके जा रही है, ये देखो ये नॉर्मल है, नॉर्मल पे ही होके जा रही है, देखो नॉर्मल पे ही होके जा रही है,
तो वो उसी रास्ते से लौट के आ जाएगी, उसी रास्ते से लौट के आएगी। जिस रास्ते पे नॉर्मल डिग्री के ऊपर, नॉर्मल के ऊपर जाने का मतलब है कि नॉर्मल के साथ 0 डिग्री का एंगल बना रही, तो फिर लौट के भी तो उसी रास्ते से आएगी ताकि 0 डिग्री का एंगल बने। तो समझे मेरी बात? जो लाइट रेज नॉर्मल के साथ जाती हैं वो उसी रास्ते से वापस आ जाती है। क्यों? क्योंकि 0 डिग्री का एंगल बनाती हैं तो 0 पे वापस आएंगी, 60 का बनाती हैं तो 60 पे आती हैं, 50 का बनाती हैं तो 50 पे आती हैं, 40 का बनाती हैं तो 40 पे आती हैं, 30 का बनाती हैं तो 30 पे आती हैं, 10 का बनाएंगी तो 10 पे आएंगी, 5 का बनाएंगी तो 5 पे आएंगी, 0 का बनाएंगी तो 0 पे आएंगी। तो इसका मतलब फिर ये हुआ, अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो लाइट रे नॉर्मल से जाती है, अरे ये सी से जाती हुई लाइन, ये सी से जाती हुई लाइन को क्या कहते हो? नॉर्मल। तो नॉर्मल से जो लाइन जाएगी वो उसी रास्ते से वापस आ जाती है, वो आगे कहीं टर्न नहीं लेती। ठीक है, समझ गए? इसको तुम कभी भी यूज कर सकते हो, किसी भी डायग्राम में यूज कर सकते हो, मगर अभी तक मुझे वो अच्छे लगे, एफ से पास करना अच्छा लगा तो मैंने वही किया। आप कुछ भी कर सकते हो, मगर एफ से पास होके जाने वाला मेरे को ठीक लगा, मैंने वही कर दिया। मगर आप सी से पास करती हुई लाइन कभी भी लेके जा सकते हो, वो कहीं नहीं मुड़ती, सी से जाती है और सी से आ जाती है। ठीक है, ये बात एक बार फिर समझ लो अच्छी तरह मुझसे। ये देखो, सब ये बात समझ लो अच्छी तरह। एक बार फिर समझो इस बात को। दिस इज सी, एफ, या इसको मैं देखो, अब आपने ऑब्जेक्ट को रखना है एफ पे, ये आपने रख दिया एफ पे। अब लाइट रे जाएंगी एफ से, एक जाएगी सीधी और जाएगी टकराने के बाद एफ से, वो तो जाती ही है, उसको छोड़ो। दूसरी लाइट रे जाएगी कैसे? अब आपको ना स्केल पकड़ना होगा, बहुत समझदारी वाली बात बोल रहा हूं। अब आप स्केल लेना और स्केल को ऐसे रखना कि मेरी लाइट रे जो होगी वो उठा के ऐसे रखनी है आपने, ऐसे ऐसे पास होके जाए, ऐसे सीधी लाइट जानी चाहिए, सीधी ऐसी लाइट जो एक सीधी लाइन हो और ऐसे ऊपर जा रही है और ऐसे वापस आ रही है इसी रास्ते से। क्यों? क्योंकि ये सी से जा रही है और सी क्या है? नॉर्मल वाली होती लाइन। वो सी से जाती हुई लाइनें सारी नॉर्मल होती हैं और नॉर्मल से जो कोई लाइन जाती है वो कहीं और नहीं जाती, उसी रास्ते से वापस आ जाती है। अब बताओ तुम, एक तुम्हारी लाइन ये रही एक जो जा रही है ये, और दूसरी ये रही ये जो जा रही है ये कहां टकरा रही है आपस में? कहीं नहीं टकरा रही। कहां टकराएंगी आपको क्या लगता है? आपको लगता है बहुत दूर जाके टकराएंगी आपस में, बहुत दूर जाके टकराएंगी। कहां जाके टकराएंगी? बहुत दूर। और बहुत दूर को क्या बोलते हैं? इन्फिनिटी। तो इमेज कहां बनेगी? इन्फिनिटी पे। इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे। अब इस पे आ जाते हैं अपने डायग्राम पे। ये जा रही है, देखो ये जा रही है, ये भी जा रही है, ये भी जा रही है। लाइनें क्या है? ये पैरेलल, पैरेलल लाइनें। और पैरेलल लाइनें कहते हैं, मानते हैं हम, पैरेलल लाइनों को हम मानते हैं इसमें एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी।
हम मानते हैं कि ये इंफिनिटी पे कट करेंगी। तो इसका मतलब ये हुआ हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर, पहला क्वेश्चन, पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी? आंसर होगा एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी। और दूसरा होगा हमारा क्वेश्चन साइज, साइज ऑफ इमेज क्या होगा। अब आप खुद सोचो, ये लाइनें कहां कट कर रही हैं? बहुत दूर। जब ये बहुत दूर कट करेंगी, ये बहुत दूर कट करेंगी, बहुत दूर कट करेंगी, तो इमेज भी तो बहुत बड़ी बनेगी ना। इमेज भी तो बहुत बड़ी बनेगी। तो इसके भी बोलेंगे इमेज कैसी होगी, तो हम बोलेंगे इमेज होगी हाईली एनलार्ज, ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी मगर बहुत बड़ी। हाईली एनलार्ज, हाईली एनलार्ज, ठीक है ना, हाईली एनलार्ज। और फिर तीसरे का आंसर आप नींद में भी बोल सकते हो सही, क्या? रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, आ रही है सबको बात समझ में? ठीक है, यस, यही है तुम्हारे क्वेश्चंस जो तुम्हें पेपर में पूछे जाएंगे। पेपर में ऐसे पूछा जाएगा, तुम्हें याद करना है इन सबको। ऑब्जेक्ट जब सी पे होता है तो इमेज बना के दिखाओ और बताओ इमेज की पोजीशन क्या होगी, उसका साइज क्या होगा, उसकी नेचर क्या होगी। ऑब्जेक्ट जब फोकस पे होगा तो बताओ उसकी इमेज क्या होगी, उसका साइज क्या होगा और उसकी नेचर क्या होगी। और बताओ विद डायग्राम। ये क्वेश्चन आते हैं पेपर में, पुराने साल के पेपर खोल के देखो और तुम्हारे क्वेश्चन सारे हो गए हैं। ये तुम 4 क्वेश्चन कर चुके, अब 5वां क्वेश्चन देखो। अब है हमारा ऑब्जेक्ट बिटवीन। अब दिलजोत की बात आ जाएगी और वो कह रहा था सर अभी तक वर्चुअल इमेज नहीं बनी, अब बनेगी। याद रखना, सारी इमेजेस रियल और इन्वर्टेड होती हैं, मगर जो अब बनने जा रही है ऑब्जेक्ट बिटवीन पी एंड एफ, इमेज जो बनने जा रही है वो होगी वर्चुअल और इरेक्ट। देखो कैसे, अभी देखो, बहुत इंपॉर्टेंट, ये हर बच्चे को पेपर में आएगा स्कूल में। वर्चुअल इरेक्ट एक अलग इमेज है जो कि टीचर जानना चाहता है। ऑब्जेक्ट, चलो सब बनाते जाओ मेरे साथ साथ। ऑब्जेक्ट बिटवीन पी एंड एफ। इस चैप्टर की हर क्लास इंटरेस्टिंग होगी, हर क्लास में कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, मजा आएगा। मगर बेसिक नॉलेज आज आपको मिल गई, अब मजा आएगा हर क्लास में। देखो, ये है हमारा कॉनकेव मिरर, बनाते जाओ। अभी जो भी, जैसा भी आपके पास कंपास नहीं है तब भी बनाओ। इसे पी कहो, अंदाजे से सेंटर ले लेना एफ। ठीक है, चलो आप शुरू करते हैं। एफ पे हमने ऑब्जेक्ट रख दिया, अब रखना है बिटवीन पी एंड एफ, कहीं पे भी। ये रख दिया मैंने ऑब्जेक्ट बिटवीन पी एंड एफ। ठीक है, अब लाइट रे जाएगी एक, यहां से जाएगी, ऐसे एरो लगाओ और एफ से पास कर दो।
दोबारा बनाता हूं, थोड़ा हौच पौच हो गया, ये क्लियर नहीं हो रहा आपको, थोड़ा सा छोटा बन गया, थोड़ा बड़ा बनाता हूं। यस, ऑब्जेक्ट रखो बिटवीन पी एंड एफ, ये ठीक है। अब एक लाइन हमेशा की तरह प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और दूसरी, और फिर यहां से आगे से फोकस से होके जाएगी। एरो लगा दो। दूसरी लाइट सी से होके जाएगी, सी से होके जाएगी, बस ठीक है। अब लाइनें आपस में नहीं टकरा रही, कहां कट कर रही हैं? आप सोचेंगे फिर इंफिनिटी पे बनेगी, नहीं, ये इंफिनिटी पे नहीं बनती। जब आप प्रॉपर कंपास लेके बनाओगे तो लाइनें ऐसे बनेंगी, ऐसे, ऐसे बनेंगी, ऐसे, ऐसे बनेंगी, ऐसी लाइनें बनेंगी, पहले के जैसे नहीं बनेंगी पैरेलल। ये पैरेलल है, पैरेलल, दीज आर पैरेलल, पैरेलल, दिस इज नॉन पैरेलल, नॉन पैरेलल। और जो लाइनें पैरेलल नहीं होती ना, वो आगे बढ़ाने पर कटती है, जबरदस्ती बढ़ाने पर कटती है। यही हाल इनका होगा, इनको भी अब तुम जबरदस्ती आगे बढ़ाओ, ये कट नहीं रही है। इनको देखो तो आगे, हमने कहा कटेंगी कहां, आगे तो कटेंगी नहीं, देखो इधर तो कटेंगी नहीं, क्योंकि इधर तो ये बढ़ती जा रही है, ये ऐसे जा रही है तो ये ऐसे चली जाएगी, ये तो आपस में कटेंगी नहीं, किसी भी कीमत पे नहीं कटेंगी। जो लाइनें पैरेलल होती हैं उनके बारे में सोचते हैं कि आगे कटेंगी, जो पैरेलल नहीं होती वो कभी नहीं कटती। अब ये कहां कटेंगी? आगे पीछे बढ़ाने पर कटेंगी, इनको पीछे बढ़ाओ, पीछे की तरफ बढ़ाओ, अब कटी, ठीक है। तो जो लाइनें हमारे बढ़ाने पर नहीं कट रही, जबरदस्ती बढ़ाने पर, ओ सॉरी, अपने आप नहीं कट रही, जबरदस्ती बढ़ाने पर कट रही हैं, उनको हम बोलते हैं वर्चुअल। अब इसको पीछे बढ़ाओ, प्रिंसिपल एक्सिस को, और अब यहां पे इमेज बना दो। ये इमेज बन गई। तो ये इमेज कैसी बनी? इरेक्ट। तो अगर कोई नेचर की बात करे, नेचर, नेचर ऑफ इमेज की बात करे, तो हम कहेंगे इरेक्ट। मगर जब इरेक्ट कहते हैं ना हम, इरेक्ट, तो उसके साथ कहना होता है वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब होता है, वर्चुअल का क्या मतलब होता है? वर्चुअल का मतलब होता है
हमारी आंखों के सामने नहीं कट रही थी, हमने इनको बढ़ाया ताकि ये आगे कट जाए। हमारी आंखों के सामने नहीं कट रही थी, रियली नहीं कट रही थी, बस आगे बढ़ाने पर कटेंगी, बढ़ाने पर कट जाएंगी। हम मन ही मन में आगे बढ़ाएं तो कट जाएंगी, तो हमने उसके लिए हमने इनको पीछे प्रोड्यूस कर दिया। प्रोड्यूस करने पर कटेंगी, रियली नहीं कट रही थी, इनको आगे बढ़ाना पड़ा ताकि ये कट जाएं। अच्छा, तो ऑब्जेक्ट नेचर तो हो गई हमारी। अब बताओ पोजीशन क्या है? पोजीशन, पोजीशन, पोजीशन है बिहाइंड, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। और साइज क्या होगा? साइज इसका है ऑब्जेक्ट से बड़ा, एनलार्ज, या आप लिखो ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट, या आप लिखो एनलार्ज, एनलार्ज। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डायग्राम ये पेपर में पक्का आएगा। आज आपने बहुत इंपॉर्टेंट काम सीख लिया, इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन सबने सीख लिया। ठीक है, तो अब मैंने बैकअप पूरा कर दिया, यही सबने कर रखा है, एक रह गया। हाँ, एक रह गया, और उसे भी कर डालो, और वो है ऑब्जेक्ट याद करो क्या था, एक रह गया, एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। ठीक है, यस, बस जल्दी से 2 मिनट लगेंगे, 2 मिनट का काम है, ये मैंने बना दिया कॉनकेव मिरर। सिर्फ 2 मिनट लगेंगे बस, मुश्किल से। सबने घर जाके बनानी है और मुझे सेंड कर देनी है बना के कि आपने होमवर्क कर लिया। पूरे 6 की 6 पिक्चर बनानी है। इट इज पी, दिस इज एफ, दिस इज सी। अब ऑब्जेक्ट कहां पे है? इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पे है ऑब्जेक्ट। इन्फिनिटी पे जब ऑब्जेक्ट होता है तो वहां से जो लाइट रेज आती हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं। तो देखो, अब लाइट रे ले लो, आप पैरेलल ले लो, पैरेलल पूरी इसके पैरेलल पैरेलल ले लो। दूर से आती हुई लाइन दिखानी है आप, पैरेलल ले लो। और जो पैरेलल हो गए वो आगे जाके कहां से जाएगी? एफ से जाएगी, एफ से, एफ से। ठीक है, और अब डायग्राम में एरो दिखा दो, एरो दिखा दो, एरो दिखाओ, एरो दिखाओ। ठीक है, और दूसरी रे दिखाओ। अब दूसरी रे चाहो तो ऊपर दिखा दो, इंफिनिटी से आती हुई लाइनें आप नीचे भी दिखा सकते हो, ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, आप नीचे से भी दिखा सकते हो। ठीक है, और अब यहाँ पे टकराने के बाद कहाँ जाएगी? एफ से, एफ से, एफ से जाएगी। ठीक है, और ये होगा ऐसे, और उसके बाद ऐसे। ठीक है, तो बस ठीक है, बड़ा आसान था, ये सबसे आसान था इसलिए मैंने सबसे लास्ट में किया। अब आप बताओ इसमें पोजीशन ऑफ इमेज क्या है? बताओ क्या है? एट एफ, एट एफ। और नेचर क्या होगी? नेचर, नेचर क्या है? नेचर इज रियल एंड इन्वर्टेड। और फिर अब बताओ उसके बाद साइज क्या है? साइज, साइज क्या है? साइज है डॉट साइज, बहुत स्मॉल, वेरी 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 स्मॉल, उसको बोलते हैं हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, तो मतलब इसको कुछ लोग ऐसे बोलते हैं डॉट साइज, डॉट
साइज, पॉइंट साइज, डॉट साइज, कुछ भी, ठीक है।